आज की दुनिया में हम छोटे छोटे ड्रोन से लेकर बहुत बड़े स्ट्राटो लॉन्चर जैसे स्पेस में रॉकेट छोड़ने वाले भारी एयरप्लेन्स तक हर तरह के प्लेन्स को आसमान में उड़ते हुए देख पा रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर कोई आपसे पूछे कि कार बस जैसी गाड़ियां कैसे चलती हैं, तो आप शायद बिना रुके जवाब दे देंगे, उनके व्हील्स रोड को टच करके घूमते हैं और इसलिए वो आगे बढ़ती हैं। लेकिन अगर वही इंसान आपसे ये पूछ ले कि एयरप्लेन क्यों उड़ता है, तो क्या आपको सच में उसका जवाब पता है? क्या आपने कभी सोचा है कि ये हवाई जहाज, ये एयरप्लेन क्यों रनवे पर दौड़ते हुए ही उड़ पाता है? क्या ये सीधे खड़े होने की जगह से उड़ नहीं सकता? आपके मन में ये सवाल तो जरूर आए होंगे, है ना? और साथ ही ये भी कि उसके पंख इतने खास आकार के क्यों होते हैं और वो क्यों हमेशा इतने स्थिर रहते हैं? इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए इसे पूरा जरूर देखें। हमने कोशिश की है कि हर बात को आसान, साफ और हिंदी में समझाया जाए, क्योंकि ये समझना हम सबके लिए बेहद जरूरी है कि आखिर एयरप्लेन कैसे उड़ता है। विमान दो तरह के होते हैं, एक लाइटर देन एयर यानी हवा से हल्के और दूसरे हैवियर देन एयर यानी हवा से भारी। अब लाइटर देन एयर वाले हवाई जहाज हवा में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनके अंदर जो गैस होती है वो बाहर की हवा से हल्की होती है, इसलिए इन्हें कहा जाता है लाइटर देन एयर एयरप्लेन्स। लेकिन इन हल्के विमानों की कहानी हम किसी और वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे टाइप के विमानों की, हैवियर देन एयर एयरप्लेन्स की, क्योंकि आमतौर पर हम सब जिन हवाई जहाजों में सफर करते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। पुराने जमाने से ही इंसानों के मन में एक ख्वाहिश थी पंछियों की तरह उड़ने की, और इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सदियों से कोशिशें होती रहीं। शुरुआत में ज्यादातर कोशिशें बड़ी नाकामियों में ही खत्म हो गईं, लेकिन इंसान रुका नहीं। सन 1799 में सर जॉर्ज केली ने पहली बार साफ साफ बताया कि किसी भी एयरप्लेन पर चार तरह की फोर्सेस लगती हैं। इन्हें कहा जाता है फोर्सेस ऑफ फ्लाइट। अगर कोई एयरप्लेन उड़ना चाहता है तो या तो उसे ऊपर से खींचना पड़ेगा या नीचे से ऊपर की तरफ कोई ताकत लगानी होगी, और इसी ताकत को हम कहते हैं लिफ्ट। अब जरा सोचिए, अगर हम कोई चीज ऊपर फेंके तो क्या होता है? अर्थ की ग्रेविटी उसे वापस नीचे खींच लेती है ना? ये जो ग्रेविटी है, इसका फोर्स उस चीज के वजन पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा वेट होगा उतना ही ज्यादा ग्रेविटी उसे नीचे खींचेगी। अब सोचिए, अगर किसी चीज को ऊपर भेजना है तो उस पर जो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है उससे भी ज्यादा एक उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगानी होगी, तभी वो ऊपर जा पाएगी। तो अगर एक एयरप्लेन को उड़ना है तो उसके वजन से भी ज्यादा लिफ्ट यानी ऊपर उठाने वाली ताकत उस पर होनी चाहिए, तभी वो हवा में उड़ सकेगा। लेकिन क्या सिर्फ ऊपर उड़ जाना ही काफी है? नहीं ना। एक विमान को तो सिर्फ ऊपर ही नहीं, साइड में और आगे की तरफ भी जाना होता है, और इसके लिए उसे किसी ना किसी ताकत से धक्का मिलना जरूरी है, यानी उसे पुश करना पड़ेगा। अब इस धक्का देने वाली ताकत को कहते हैं थ्रस्ट। ये थ्रस्ट देने के लिए अलग अलग तरह के प्रोपल्शन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे प्रोपेलर्स, रॉकेट मोटर्स या फिर जेट इंजिन्स। अब जब प्लेन आगे की तरफ बढ़ता है तो सामने से हवा उसे रोकने की कोशिश करती है, यानी हवा उलटी दिशा से उस पर धक्का डालती है, और इस हवा की वजह से जो फोर्स प्लेन पर पड़ता है उसे कहते हैं ड्रैग। तो बात सीधी सी है, अगर कोई प्लेन ऊपर उड़ना चाहता है तो लिफ्ट फोर्स को उसके वेट से ज्यादा होना चाहिए, और अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो थ्रस्ट फोर्स को ड्रैग से ज्यादा होना पड़ेगा। यही हैं वो चार जरूरी ताकतें जिन्हें सबसे पहले जॉर्ज केली ने बताया था। इस प्लेन के उड़ने के पीछे जो साइंस कॉन्सेप्ट है उसे सबसे पहले जॉर्ज केली ने समझाया था। कई लोगों ने उसी कॉन्सेप्ट को बेस बनाकर अलग अलग तरह के प्लेन्स बनाए, और वो सारे ग्लाइडर टाइप के प्लेन्स थे। लेकिन राइट ब्रदर्स ने पहली बार ऐसा प्लेन उड़ाया जो इंजन पावर से लगातार उड़ता था, यानी एक सस्टेन पावर्ड फ्लाइट, और इस अचीवमेंट के साथ उन्होंने इतिहास रच दिया। अब एक बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए, राइट ब्रदर्स दुनिया में सबसे पहले प्लेन में उड़ने वाले लोग नहीं थे। उनसे कई साल पहले भी बहुत लोग ग्लाइडर प्लेन्स में उड़ चुके थे, लेकिन फर्क ये था उन सब के पास सिर्फ हवा का सहारा था। राइट ब्रदर्स पहले थे जिन्होंने उस ग्लाइडर में इंजन जोड़ा और उसे लगातार आसमान में उड़ाया, इसलिए लोगों ने थोड़ी गलती से ही सही उन्हें दुनिया का पहला उड़ने वाला इंसान मान लिया। ऐसा अक्सर होता है ना, दुनिया सिर्फ उस इंसान को याद रखती है जो सबसे पहले आता है। जो लोग मेहनत करके भी हार जाते हैं या दूसरे नंबर पर आते हैं उन्हें कोई याद नहीं रखता। राइट ब्रदर्स के साथ भी यही हुआ। अब सोचिए, उनकी पहली उड़ान को 120 साल हो चुके हैं, और इन 120 सालों में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। आज कुछ एक्सपेरिमेंटल हाइपरसोनिक प्लेन्स तो ऐसे हैं जो आवाज से भी 5 गुना तेज उड़ते हैं। मतलब जो सपना उन्होंने देखा था वो आज रॉकेट की रफ्तार पकड़ चुका है। जैसे इंसानों के विकास में
व्हील का गोल शेप बहुत बड़ा रोल निभाता रहा है, वैसे ही प्लेन्स के लिए भी एक खास शेप बहुत जरूरी होता है, जिसे कहते हैं टीयर ड्रॉप शेप, यानी आंसू की बूंद जैसी आकृति। इस शेप को एक और नाम से भी जाना जाता है, एरोफॉइल शेप। अब मजे की बात यह है कि ये शेप सिर्फ एयरप्लेन्स तक ही सीमित नहीं है। हमारे आसपास कई इंपॉर्टेंट टूल्स में भी यही शेप देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर आप प्लेन के विंग्स का क्रॉस सेक्शन देखो तो वो इसी टीयर ड्रॉप शेप में होता है। विंडमिल के ब्लेड्स, प्लेन के प्रोपेलर ब्लेड्स, यहाँ तक कि पानी के अंदर चलने वाली सबमरीन्स के हाइड्रोप्लेन्स भी, इन्हें भी इसी खास शेप में डिजाइन किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस शेप के पीछे एक सॉलिड साइंस है, और यही साइंस हम इस वीडियो में आगे एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अब हम आपको साफ साफ और आसान भाषा में समझाने वाले हैं कि इंसान के इतिहास में ये शेप इतना इंपॉर्टेंट क्यों रहा है। जब किसी साइंटिस्ट से पूछा जाए कि प्लेन उड़ता कैसे है, तो ज्यादातर दो तरह के जवाब मिलते हैं। कुछ लोग मैथ्स के जरिए समझाते हैं और कुछ फिजिक्स के आइडियाज के बेस पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन देते हैं। अब जो लोग मैथ्स वाला तरीका अपनाते हैं, वो इसे थोड़ा सीधा और आसान बना देते हैं, क्योंकि प्लेन्स के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत सारी इक्वेशंस बनी हुई हैं। इनमें से कुछ इक्वेशंस ऐसी हैं जिन्हें साइंटिफिक कम्युनिटी ने जनरली एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन बात यह है कि इन इक्वेशंस को हाथ से कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं होता, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ये सब। इसलिए ज्यादातर लोग इन कैलकुलेशंस को कंप्यूटर में डालकर करते हैं, और इसी प्रोसेस को कहते हैं कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, या फिर सीधा बोले तो CFD। CFD कैसे काम करता है और इसमें क्या होता है, ये हम किसी और वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम फिजिक्स वाले लॉजिक को पकड़कर आगे बढ़ने वाले हैं। अब चलो दूसरे तरीके की बात करते हैं, यानी फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स के बेस पर साइंटिस्ट्स क्या कहते हैं वो समझते हैं। अब प्लेन उड़ता कैसे है, इसको लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बर्नौलीज प्रिंसिपल की वजह से उड़ता है, कुछ कहते हैं नहीं, ये तो न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से उड़ता है, और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि प्लेन तो इन दोनों के साथ साथ क्वांडा इफेक्ट की वजह से भी उड़ता है। असल में ये तीनों मिलकर काम करते हैं, और हम इन तीनों को एक एक करके बिल्कुल आसान तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल और मजेदार एक्सप्लेनेशन है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। अब मैं आपको प्लेन के उड़ने को एक सिरिंज की मदद से समझाने वाला हूं। जब हम सिरिंज के पीछे वाले पिस्टन को पकड़कर पीछे की तरफ खींचते हैं, तो उसके अंदर कम प्रेशर बनता है। मतलब अंदर एक ऐसी जगह बनती है जहां हवा का दबाव बहुत कम होता है, जैसे एक खाली जगह। अब उस नीडल के रास्ते से दवा अंदर खींचकर आती है ताकि उस खाली जगह को भर सके। अब सवाल उठता है, ऐसा होता क्यों है? तो वजह यह है कि लो प्रेशर वाली जगह को भरने के लिए वो दवा पर एक खिंचाव वाला फोर्स लगता है, और वही फोर्स उस दवा को अंदर की तरफ खींच लेता है। इस बात को ध्यान से याद रखो। जैसे सिरिंज में लिक्विड अंदर आता है, ठीक वैसे ही प्लेन के उड़ने में भी एक सिमिलर लॉजिक काम करता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत पावरफुल भी। डैनियल बर्नौली स्विट्जरलैंड के एक मशहूर मैथमेटिशियन थे। उन्होंने अपने प्रिंसिपल में ये समझाया था कि किसी लिक्विड के स्टैटिक प्रेशर, उसकी पोटेंशियल एनर्जी और उसकी स्पीड, इन तीनों के बीच में क्या कनेक्शन होता है। बहुत लोग आज तक ये मानते आए हैं कि प्लेन्स बर्नौली के प्रिंसिपल पर ही उड़ते हैं। अब इस प्रिंसिपल में एक सिंपल सी बात कही गई है, जब कोई लिक्विड मूव करता है और अगर उसका प्रेशर ज्यादा होता है तो उसकी स्पीड अपने आप कम हो जाती है, और वहीं अगर प्रेशर कम हो जाए तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। एकदम बेसिक एग्जांपल देखें, जब हम पौधों को पानी देते हैं और पाइप के आगे वाले हिस्से को उंगली से दबाकर पतला कर देते हैं, तो होता क्या है, उस पतले हिस्से पर प्रेशर कम हो जाता है और पानी की स्पीड बढ़ जाती है। इससे पानी दूर तक तेजी से जाता है। लेकिन अगर हम वो दबाव देना बंद कर दें तो पानी बस पास में ही गिरता है। यही है बर्नौली का प्रिंसिपल, साधारण लेकिन साइंस की दुनिया में बहुत बड़ा असर डालने वाला। अब अगर आप इस एरोफॉइल शेप को ध्यान से देखो तो इसका ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा मोटा होता है और नीचे वाला हिस्सा थोड़ा पतला। जब हवा इस एरोफॉइल से टकराती है तो वो दो हिस्सों में बंट जाती है। कुछ हवा ऊपर से जाती है और कुछ नीचे से, लेकिन दोनों हिस्सों की हवा को एरोफॉइल के पीछे जाकर एक साथ मिलना होता है। अब होता क्या है, ऊपर से जाने वाली हवा को थोड़ी ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है और नीचे वाली हवा को थोड़ी कम दूरी। तो उसी दौरान ऊपर की हवा को जल्दी पहुंचने के लिए तेजी से बहना पड़ता है, जबकि नीचे की हवा धीरे बहती है। और बर्नौली के प्रिंसिपल के हिसाब से जहां हवा तेज चलती है वहां प्रेशर कम हो जाता है, तो एरोफॉइल के ऊपर वाले हिस्से पर प्रेशर कम हो जाता है। नीचे वाला हिस्सा कंपैरेटिवली हाई प्रेशर में रहता है
और इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से लिफ्ट फोर्स बनता है जो प्लेन को ऊपर की तरफ उठाता है। तो इस केस में विंग के ऊपर वाले हिस्से का प्रेशर कम हो जाता है। अब सोचिए, जैसे सिरिंज में लो प्रेशर वाली जगह दवा को खींच लेती है, वैसे ही यहाँ पर ऊपर की हवा भी विंग को खींचना शुरू कर देती है ऊपर की तरफ, और इसी खिंचाव को ही हम कहते हैं लिफ्ट। अब नीचे वाले हिस्से में प्रेशर ज्यादा होता है जो विंग को ऊपर की तरफ धकेलता है। मतलब ऊपर से खिंचाव, नीचे से धक्का, दोनों मिलकर विंग को ऊपर उठा देते हैं। यही है बर्नौली का प्रिंसिपल, जो हमने स्कूल में तो पढ़ा था, लेकिन अब जाकर उसका असली मीनिंग समझ में आ रहा है ना? प्रेशर हर जगह एक जैसा नहीं होता। सामने की तरफ जहां हवा सीधा आकर टकराती है, वहां प्रेशर सबसे ज्यादा होता है और उसी जगह को कहा जाता है स्टैग्नेशन पॉइंट। अब उसके बाद क्या होता है? विंग के ऊपर वाला हिस्सा शुरू में तो बहुत ही कम प्रेशर वाला होता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। नीचे वाला हिस्सा भी कुछ ऐसा ही बिहेव करता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, इस बेर्नौली वाले सिद्धांत में कई साइंटिस्ट्स ने कमियां बताई हैं। आजकल के वैज्ञानिक मानते हैं कि एयरप्लेन को जो लिफ्ट मिलती है उसे सिर्फ बर्नौली प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करना पूरी तरह से सही नहीं है। आगे आने वाले हिस्से में हम देखेंगे असल में और क्या क्या होता है जो प्लेन को लिफ्ट देता है। इंग्लिश साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन ने चीजों की मूवमेंट को समझाने के लिए अपने किताब में कुछ कमाल के फिजिक्स के नियम बताए थे। न्यूटन ने मोशन के लिए 3 रूल्स दिए और पहला रूल कहता है कोई भी चीज अगर एक ही जगह पर रुकी हुई है तो वो वहीं की वहीं रहेगी जब तक कोई बाहरी ताकत आकर उसे हिलाए नहीं, और अगर कोई चीज चल रही है सीधा एक ही डायरेक्शन में तो तब तक चलती रहेगी जब तक कोई फोर्स उसे रोक ना दे या उसकी दिशा बदल ना दे। यानी चीजें अपनी हालत नहीं बदलती जब तक उन्हें कोई बदलने की कोशिश ना करे। यही है न्यूटन का पहला नियम, सीधा लेकिन बहुत गहरा। अब न्यूटन का दूसरा रूल ये कहता है अगर कोई चीज चल रही है और हम उस पर ज्यादा फोर्स लगाते जाएं तो उसकी स्पीड भी उतनी ही तेज होती जाएगी। सीधी सी बात है, F इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, यानी जितना ज्यादा फोर्स डालोगे उतनी ज्यादा तेजी से चीज भागेगी। यही इसका असली मतलब है। और अब बात करते हैं न्यूटन के तीसरे रूल की, जो शायद सबसे इंटरेस्टिंग है। ये रूल कहता है अगर कोई चीज किसी दूसरी चीज पर फोर्स डालती है तो वो दूसरी चीज भी उतना ही फोर्स वापस उल्टी डायरेक्शन में लगाती है। इसे एक्शन रिएक्शन रूल कहते हैं। मतलब अगर कोई चीज किसी चीज से टकराती है तो टकराने वाली चीज पर भी उतना ही जोर से एक उल्टा फोर्स लगता है। यही तो है इसका प्रिंसिपल, सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल। अब जब हवा तेजी से विंग से टकराती है तो विंग को हवा की उस ताकत के खिलाफ एक उल्टा फोर्स महसूस होता है। एरोफॉइल को कभी फ्लैट नहीं रखा जाता, इसे एक खास एंगल पर रखा जाता है, और जब ऐसा किया जाता है तो हवा सीधे नहीं निकलती बल्कि तेजी से नीचे वाले हिस्से से घूमते हुए निकलती है और घूमकर नीचे की तरफ दबती है। जब हवा नीचे की तरफ दबती है तो उसी के उल्टे डायरेक्शन में एक फोर्स बनता है और उसी की वजह से विंग को ऊपर की तरफ लिफ्ट मिलती है। यानी हवा को नीचे की तरफ मोड़ने पर ही विंग को ऊपर उठाने वाला फोर्स मिलता है, और यही प्रिंसिपल न्यूटन के रूल से समझाया जाता है। इसी वजह से एयरप्लेन उड़ता है। रोमेनियन साइंटिस्ट हेनरी कुआंदा ने लिक्विड के घूमने वाले नेचर को एक थियोरी के तौर पर बताया था, जिसे हम आज कुआंदा इफेक्ट कहते हैं। और मजेदार बात यह है कि इस इफेक्ट को आप खुद भी बड़ी आसानी से घर पर टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने टपकते हुए टैप के नीचे एक कांच का गिलास रखा। अब देखिएगा पानी इधर उधर छिटकने के बजाय उस गिलास की आउटर सरफेस से चिपककर सीधे नीचे की तरफ बहता है। अब यही चीज आप स्पून से भी ट्राई कर सकते हैं। पानी ऊपर से आते हुए चम्मच की पूरी कर्व सरफेस को फॉलो करता है और नीचे बेस से होकर बह जाता है। एक और एक्सपेरिमेंट, अगर पानी धीरे धीरे आ रहा हो तो टैप के नीचे अपना हाथ ले जाइए। पानी आपके हाथ के पीछे वाले हिस्से पर गिरेगा और वहीं से नीचे की तरफ फ्लो करेगा, जैसे आपके हाथ की शेप को पकड़कर ही बह रहा हो। बस यही है कुआंदा इफेक्ट। जब कोई तेजी से बहता लिक्विड पास वाली सरफेस से चिपककर उसी की शेप को फॉलो करता है ना इंटरेस्टिंग? जब कोई लिक्विड किसी ऑब्जेक्ट के पास से तेजी से गुजरता है तो वो सीधा नहीं निकलता बल्कि उस ऑब्जेक्ट की सरफेस से चिपककर ही बहता है, और यही कहलाता है कुआंदा इफेक्ट। फ्लो यानी ये जो बहाव है वो सीधा नहीं जाता, वो ऑब्जेक्ट की सरफेस को फॉलो करता है, उसकी कर्वेचर के साथ घूमता है। इसी को कहते हैं फ्लो, फॉलोज द कर्वेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। और यही है कुआंदा इफेक्ट।
सिंपल लेकिन कमाल का। जब हवा मुड़े हुए एरोफॉइल से टकराती है तो वो पूरी तरह उस शेप को फॉलो करते हुए घूम जाती है। ऊपर से आने वाली हवा सीधी नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होती है और पीछे की तरफ धकेली जाती है। ये हवा विंग की ऊपर वाली सरफेस से चिपककर एकदम उसके एंड तक चली जाती है, और अगर विंग को थोड़ा टिल्ट करके किसी खास एंगल पर रखा गया हो तो हवा और भी ज्यादा नीचे की तरफ मुड़ती है। अब जब हवा नीचे की तरफ पुश होती है तो न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से वही हवा विंग को उलटी डायरेक्शन में एक जोरदार फोर्स देती है, और उसी से मिलती है लिफ्ट, यानी वो ताकत जो एयरप्लेन को ऊपर उठाती है। कुआंडा इफेक्ट सही से काम करे, इसके लिए जरूरी है कि विंग थोड़ा कन्वेक्स हो। ऐसे सिचुएशंस में फ्लैप्स जैसे टूल्स का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ताकि एयर फ्लो को कंट्रोल किया जा सके। और हाँ, पीछे वाला ट्रेलिंग एज बहुत ही शार्प होना चाहिए ताकि हवा साफ साफ और स्मूथली निकल सके। तो चलिए अब देखते हैं, इन प्रिंसिपल्स में कहीं कोई कमी तो नहीं। बर्नौली प्रिंसिपल की मदद से जो लोग ये समझाते हैं कि एयरप्लेन को लिफ्ट कैसे मिलती है, वो उसमें एक असम्पशन मान लेते हैं। क्या मानते हैं कि हवा के दो मॉलिक्यूल्स, एक ऊपर वाले रास्ते से जाता है और दूसरा नीचे वाले हिस्से से। अब उनका ये कहना है कि दोनों मॉलिक्यूल्स विंग के पीछे जाकर ठीक एक ही समय पर मिलते हैं। इसे कहते हैं इक्वल टाइम कॉन्सेप्ट। लेकिन अब रिसर्च से ये साफ हो चुका है कि ये बात पूरी तरह सही नहीं है। असल में जो हवा विंग के ऊपर से जाती है उसकी स्पीड पहले मानी गई कैलकुलेशन से कहीं ज्यादा तेज होती है। यानी हवा ज्यादा तेज होती है, ज्यादा दूर जाती है, लेकिन फिर भी पहले पहुंच जाती है। और यही बात उस पुरानी असम्पशन को गलत साबित करती है। हर एयरप्लेन में वो टीयर ड्रॉप जैसा कर्व शेप नहीं होता। कई बार एकदम सीधा, जैसे कोई फ्लैट किताब हो, वैसा शेप रखकर भी अगर एयरप्लेन को एक खास एंगल पर डिजाइन किया जाए तो वो भी उड़ सकता है। इसलिए सवाल उठता है, क्या सिर्फ बर्नौली प्रिंसिपल से ही सब कुछ समझाया जा सकता है? अब सोचिए, बर्नौली प्रिंसिपल ये तो नहीं बता सकता कि वही एयरप्लेन अगर उल्टा होकर उड़ रहा हो तो कैसे उड़ता है, क्योंकि जब एयरप्लेन उल्टा होता है तो उसके नीचे वाले हिस्से में ही कम प्रेशर होना चाहिए। तो फिर लिफ्ट कहाँ से आएगी? उड़ना तो नहीं चाहिए ना। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो एरोफॉइल का एंगल होता है वही बर्नौली इफेक्ट दिखाता है। लेकिन अगर हम सिर्फ न्यूटन के प्रिंसिपल को पकड़कर चलें तो जो कम प्रेशर ऊपर बनता है उससे जो लिफ्ट फोर्स आती है उसके बारे में न्यूटन का प्रिंसिपल सीधा कुछ नहीं कहता। तो साफ है, एयरप्लेन की उड़ान को सिर्फ एक ही प्रिंसिपल से नहीं समझा जा सकता। दोनों थ्योरीज का कंट्रीब्यूशन है और यही इस साइंस को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। अब जो नई समझ सामने आ रही है वो ये है कि लिफ्ट सिर्फ एक प्रिंसिपल से नहीं बनती, बल्कि कई सारे फैक्टर्स मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए काम करते हैं, और इन्हीं सब की वजह से एयरप्लेन उड़ पाता है। एयरफॉइल का जो खास कोना होता है उसे ही कहते हैं एंगल ऑफ अटैक। कुआंडा इफेक्ट के हिसाब से एक खास एंगल तक हवा विंग के ऊपर चिपकी रहती है, स्मूथ और स्टेडी फ्लो के साथ। लेकिन जैसे ही वो एंगल ज्यादा हो जाता है, हवा की डायरेक्शन बदलने लगती है और वो ऊपर की सरफेस से चिपक कर नहीं बहती। ऐसे में वहां कई सारे छोटे छोटे घूमते हुए वॉर्टिसेस बनने लगते हैं, और जब ऐसा होता है तो लिफ्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। प्लेन की हालत अचानक बिगड़ जाती है और उसे कहते हैं स्टॉल। स्टॉल का मतलब होता है एयरप्लेन ऊपर उड़ने की ताकत खो देता है और बिल्कुल पत्थर की तरह नीचे गिरने लगता है। ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होती है। अगर प्लेन एक खास स्पीड से नीचे चला जाए या एंगल ज्यादा हो जाए तो लिफ्ट चला जाता है और फिर ये अनकंट्रोल्ड फॉल शुरू हो जाता है, और यही स्टॉल कई बार एयरप्लेन एक्सीडेंट्स की बड़ी वजह बना है। आपको ये सवाल हो सकता है, ये प्लेन आखिर क्यों दौड़कर टेक ऑफ करता है? अगर प्लेन हवा के आने वाली डायरेक्शन के उल्टी तरफ से तेजी से आता तो वो आसानी से आसमान में उड़ना शुरू कर देता। एरोडायनेमिक्स के हिसाब से प्लेन को उड़ाने के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे प्लेन का वेट, हवा की स्पीड, हवा कितनी डेंस है, विंग की डिजाइन कैसी है और विंग कितना बड़ा है। असल में साधारण हालत में एयरप्लेन के नीचे ज्यादा हवा का फ्लो नहीं होता। बहुत हल्के एयरप्लेन्स तो तेज हवा में खुद ब खुद जिस जगह पर खड़े होते हैं वहां से उड़ जाते हैं। लेकिन आजकल हम जो बड़े मेटल वाले एयरप्लेन्स यूज करते हैं उनको नॉर्मल हवा से उतना लिफ्ट फोर्स नहीं मिलता। इसलिए एयरप्लेन को तेजी से दौड़ना पड़ता है ताकि विंग के नीचे वाली हवा की स्पीड बढ़ सके और लिफ्ट जनरेट हो सके। जब किसी पक्षी को ज्यादा उड़ना होता है तो वो अपने विंग्स को मोड़ता है, लेकिन यहाँ एयरप्लेन के मेटल वाले विंग्स को ऐसे मोड़ना पॉसिबल नहीं होता। इसी वजह से इन विंग्स में ऐसे कई मूविंग पार्ट्स लगाए जाते हैं जिनकी मदद से विंग का उड़ने वाला एरिया बढ़ाया या घटाया जा सकता है।
यानी उसका शेप बदला जा सकता है। इन पार्ट्स को पायलट अपने कंट्रोल से चलाता है और जरूरत के हिसाब से विंग का शेप भी बदल सकता है। टेक ऑफ के टाइम पे एयरप्लेन को ज्यादा लिफ्ट की जरूरत होती है और इसके लिए हवा को ज्यादा फोर्स से नीचे की तरफ पुश करना पड़ता है। यही काम करता है विंग के पीछे लगा हुआ फ्लैप, जो हवा को नीचे की ओर मोड़ता है और लिफ्ट बढ़ाता है। उसी वक्त सामने की तरफ एक और डिवाइस एक्टिवेट होता है जिसे स्लैट्स कहते हैं। ये आगे की तरफ आकर हवा को दो हिस्सों में बांट देता है। एक हिस्सा ऊपर की सरफेस को फॉलो करता है और दूसरा नीचे की ओर डिफ्लेक्ट होता है, यानी हवा की डायरेक्शन भी बदल जाती है। ज्यादा एरोडायनामिक लिफ्ट पाने के लिए ही एयरप्लेन रनवे पर तेजी से दौड़ता है। छोटे एयरप्लेन्स का वेट कम होता है, इसलिए वो कम दूरी में ही उड़ जाते हैं, लेकिन बड़े एयरप्लेन्स को टेक ऑफ के लिए रनवे पर ज्यादा लंबी दूरी तक दौड़ना पड़ता है। इस कॉन्सेप्ट को हम आने वाले वीडियो में और भी क्लियरली समझेंगे। अब आप ये पूछ सकते हैं कि रफाल जैसे फाइटर जेट्स के पंखों को देखो, तो वो तो ऐसे टीयर ड्रॉप शेप में नहीं होते, वो कुछ और ही तरह से बने होते हैं। इसका रीजन ये है कि हर एयरप्लेन को टीयर ड्रॉप जैसा एरोफॉइल शेप जरूरी नहीं होता। टीयर ड्रॉप शेप एक ऑप्टिमाइज्ड शेप होता है, यानी बहुत ही एफिशिएंट, बहुत कम ड्रैग और ज्यादा लिफ्ट देने वाला। इसीलिए ऐसे शेप्स को ज्यादातर कमर्शियल या हाई एफिशिएंसी एयरप्लेन्स में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एरोफॉइल शेप्स एक नहीं कई तरह के होते हैं। कौन सा शेप इस्तेमाल होगा ये इस पर डिपेंड करता है कि विमान किस टाइप का है, किस काम के लिए बना है और किस स्पीड पर उड़ता है। अब वॉर प्लेन्स की बात करें, जैसे रफाल या दूसरे फाइटर जेट्स, तो वो बहुत हाई स्पीड यानी मैच नंबर से भी ऊपर की स्पीड पर उड़ते हैं। तो ऐसे में उनके लिए अलग तरह के एरोफॉइल शेप्स डिजाइन किए जाते हैं जो हाई स्पीड पर भी कंट्रोल और स्टेबिलिटी बनाए रखें। इस बारे में हम आने वाले वीडियो में डिटेल में समझेंगे। अभी तक हमने जो चीजें बताई वो इस पूरे कंसेप्ट की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन थी। आगे के वीडियोस में हम हर कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियरली और डेप्थ में समझेंगे। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आया क्या? अगर किसी भी पार्ट में कंफ्यूजन है तो बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिए। नीचे कमेंट में साफ साफ लिखिए कि कौन सा हिस्सा ठीक से समझ में नहीं आया। हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में उसी कॉन्सेप्ट को और आसान तरीके से एक्सप्लेन करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आपके छोटे से एक शेयर से किसी और को भी ये जानकारी मिल सकती है। और हाँ, इस वीडियो के बारे में आपके जो भी थॉट्स हैं, सजेशंस हैं, वो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आपके फीडबैक से ही हमें और बेहतर करने की मोटिवेशन मिलती है। हमारे चैनल के वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आपके शेयर करने से हमारे वीडियोस को यूट्यूब पर और ज्यादा लोगों तक पहुंचने का मौका मिलता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।